मानसिक तनाव वाला लग्नेश राहु या केतु के साथ हो, चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, बुध राहु या केतु के साथ हो, ठीक। ये तो मानसिक तनाव तो बताता हल्कापन रहता ही, खास करके जिसमें रहता दिमाग एकाग्र नहीं रहता। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? किसी का माइक गुरुजी आता है। हाँ गुरुजी आवाज आ रही है। आप माइक अपना बंद रखें जी। तो ये जैसे बच्चों में हो गया, तो दिमाग इसमें बच्चों में क्या रहता है, एकाग्र नहीं रहता, हमेशा वो परफेक्ट की तलाश में रहता है। कभी मान लीजिए 2 मिनट टीवी देखा, मोबाइल चलाया, फिर उसके खेलने लगा कुछ, मतलब इधर उधर जो होता है ना, इस तरह करता है। और मान लीजिए जिसकी वैसे कुंडली में है, तो एकाग्र मतलब पढ़ाई में, जैसे पढ़ने बैठा 5-10 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद लगा मोबाइल चलाने, फिर इधर कुछ करने लगा, इस तरह से मतलब एक जगह उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता। ये भी देखा गया है, अगर लग्नेश राहु या केतु के साथ हो, चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, बुध राहु या केतु के साथ हो। ये बात कुछ थी जो चर्चा करनी थी, कल समय ज्यादा हो गया इसलिए नहीं हो पाए, इसलिए आज मैं उसकी चर्चा कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते। आपको हमने बताया था द्वितीय भाव से वाणी का विचार किया जाता है, ठीक। और वाणी का कारक क्या है, बुध है, ठीक। तो जिस तरह द्वितीय भाव से वाणी का विचार करते हैं वो वाणी कारक बुध, उसी तरह पंचम भाव से भी वाणी का विचार किया जाता है, और उसका जो है वाणी का कारक एक और ग्रह है, वो है बृहस्पति, ठीक। बुध, बृहस्पति और द्वितीय और पंचम ये क्या है, वाणी के स्थान है। अब जैसे द्वितीय भाव में और बुध में, पंचम भाव में और गुरु में, ये जो चार जो वाणी के द्योतक हैं, इसमें अगर जो पापक ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति को जो है भाषण शक्ति ह्रास होता है, उसके भाषण शक्ति में जो है न्यूनता आती है, ठीक। कौन कौन, द्वितीय भाव और बुध, ठीक, और पंचम भाव और बृहस्पति, इतना देखेंगे। उदाहरण के लिए कुंडली लेते हैं आपके सामने, वृश्चिक लग्न कुंडली बनाइए कॉपी में। आप लोग पहले से इस तरह का चक्र बना के रखे रहा करिए कॉपी, नहीं तो एक मोहर बनवा लीजिए, शॉर्टकट तरीका मारिए मोहर, ये कुंडली जो है बना दिख जाए। हाँ करते हैं लोग, हमारे गुरु जी प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय गुरु के पास है, मोहर है, क्योंकि उनको बनाना होता, सीधे मारे चक्र बन गया। अब फटाफट ग्रह भर दिए। लग्न में राहु शनि को बैठा दीजिए, द्वितीय भाव में बुध, तृतीय भाव में जो है कर दीजिए चंद्रमा को और शुक्र को और सूर्य को, षष्ठ भाव में मंगल को कर दीजिए, केतु को यहां कर दीजिए और गुरु को यहां कर दीजिए। अब देखते हैं क्रमशः, ठीक है। द्वितीय भाव में क्या है, बुध है, और द्वितीय भाव को देखते हैं, बुध को देखते हैं, इसमें पापक ग्रह का प्रभाव है जी, मंगल का। तो किसका है, मंगल की अष्टम दृष्टि है बुध पर। नहीं है, मंगल की तो लग्न पर है सर। वो जल्दी बोलने में हो जाता है। जी जी आप करिए सर, पाप मध्यत्व के अंदर है, सूर्य और राहु शनि से पाप मध्यत्व के अंदर। मैं बता रहा हूँ, वो हो जाता है, अष्टम को नवम हो जाता है जब जल्दी बोलने में, आगे आगे बोलने में कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है
देखिए हमको देखना है क्रम से। बुध द्वितीय स्थान पे, वाणी के स्थान पे है, पाप मध्यत्व में। एक तरफ राहु शनि है और एक तरफ सूर्य और चंद्रमा को मान लीजिए, तो सूर्य को ही मान लीजिए, ठीक है। चंद्रमा शुक्र के साथ में शुभत्व आ जाएगा। फिर और देखिए कुछ दिख रहा है, केतु की दृष्टि है, नहीं गुरुजी, नहीं है। लेकिन केतु की नवम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रही है, ठीक। गुरुजी केतु की पंचम दृष्टि बृहस्पति पर है। बृहस्पति की बात नहीं, द्वितीय भाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केतु की जो है नवम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रही है। देखो तृतीय भाव में केतु की दृष्टि, सूर्य इधर, राहु शनि, तो इस तरह देख रहे हैं। ये पाप मध्यत्व में बुध आ गया, द्वितीय भाव भी आ गया और बुध भी पाप मध्यत्व में आ गया, ठीक। तो इस तरह इससे जो है बालक में भाषण शक्ति का ह्रास रहा। अब देखिए पंचम भाव भी वाक स्थान कहा गया, वाणी का स्थान। इस पर देखिए राहु की दृष्टि है पंचम भाव पे, जी जी जहां 12 लिखा वो पंचम भाव है, ठीक है। राहु की दृष्टि है। राहु की पंचम, राहु की दृष्टि है। किस राहु की दृष्टि है? उस राहु की दृष्टि है जो राहु शनि के साथ बैठा है। ये है फलाने। राहु की दृष्टि है, लेकिन किस राहु की है? उस राहु की जो राहु जो है शनि के साथ बैठा है। तो शनि कह रहा है देख देख, जो होगा हम देख लेंगे, देखो तो तुम अपना प्रभाव डालो। हाँ वही हुआ, तब राहु और बलशाली हो गया। वही ना हुआ। अब सुग्रीव क्या हुआ, न ताकत कुछ, लड़ गया जो है बाली से लड़ने। राम जी कहे चलो चलो जो होगा मैं देख लूंगा, तो और ताकत बढ़ जाती है ना। लगा ललकारने जो है बाली को, मार मार के भगा दिए। तो कहे प्रभु इससे अच्छा तो हम घूम भटक रहे थे, गुलामी ही जीते, आपने तो मरवा दिया, जीते जी। फिर बाद में फिर गया तो जीता। तो वही बात है। देखिए यहाँ पे क्या हो, किस राहु की दृष्टि है पंचम भाव में? वो राहु जो शनि के साथ बैठा है। तो ये भी फलादेश में ध्यान देना होगा जब आप लोग करेंगे। फिर अब आते हैं गुरु पे आते हैं। तो यहाँ संयोग से पंचमेश भी हो गया। अब उस गुरु पे देखिए दृष्टि है, गुरु भी वाणी का कारक है। केतु की दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि। अब ये भी कह सकते हैं किस केतु की दृष्टि है? उस केतु की दृष्टि है जिस केतु को शनि देख रहा है कि नहीं? शनि अपनी सातवीं दृष्टि से केतु को देख रहा है, और वो केतु किसको देख रहा है? गुरु को। तो इस पे क्या हो गया? पापक ग्रह का जब केतु गुरु पे क्या असर करेगा? लेकिन वो केतु थोड़ा शनि के बलवान हो गया ना, शनि के साथ हो, शनि देख रहा है केतु को और केतु गुरु को देखने लगा, तो थोड़ा अपना पापात्मक प्रभाव दिखाएगा। ठीक इस तरह से क्या होता है, ये जो द्वितीय भाव, द्वितीय, ठीक, तो वाणी के कारक द्वितीय, द्वितीयेश, पंचम, पंचमेश, बुध और गुरु, ये सब किसके हैं? वाणी के कारक। लिख सकते हैं द्वितीय, द्वितीयेश, पंचम, पंचमेश, गुरु, बुध। ठीक, द्वितीय, द्वितीयेश, पंचम, पंचमेश, गुरु और बुध, ये क्या है? वाणी के कारक। इनमें जब पापक ग्रहों का प्रभाव होगा तो वाणी में ह्रासात्मक आएगा, मतलब भाषण शक्ति का अभाव होगा। कई चीजें इसमें ले सकते हैं इस प्रसंग में। एक तो कई बालक देखते होंगे, कई जो लेट बोलते हैं, 4-5 साल 8 साल होता तब बोलना शुरू करते हैं। ठीक, कुछ है जो हकला के बोलते हैं। हालांकि उसके भी और सारे योग हैं, समय रहेगा तो उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन ये सामान्य नियम है, ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी योग आपको देखने मिल जाएगा। फिर हकला के बोलना, ठीक, या कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो समूह में बोलने पे सामर्थ्य नहीं रखते। कई ऐसे विद्वान जो पढ़ाते अच्छा, लेकिन मंच दे दिया जाए तो वहां पे अच्छा बोल नहीं पाते। अब कुछ ऐसे भी हैं जो ज्ञान कम है, लेकिन उनको मंच मिल जाए तो लगेंगे
दहाड़ने लगेगा इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो ऐसे भी योग देखे गए हैं, वो आगे बताता हूं मैं, ठीक है। और जो बॉडी में तोतलापन जो होता है वो भी देखा गया है इन्हीं सब योगों में। मान लीजिए इतने प्रभाव हो तो कम बोलेगा, तो भाषण शक्ति के कई कारण हो जाएंगे, कम बोलना, देर से बोलना, हकला के बोलना, है तोतली आवाज में बोलना। हालांकि उन तोतलियों का इससे कोई लेना देना नहीं इस योग में। मेले बाबू ने थाना थाया वालों का, ठीक है, रात में रहता है भूत का साया, मेले बाबू ने थाना थाया। इसीलिए तो है कि दिल को बातों में ही उलझा लेता हूं, मैं बिना बाबू के भी थाना था लेता हूं। तो ये जो है रास योग इन सब देखेंगे, ठीक है। ये द्वितीय से पंचम पंचमेश और बुध और गुरु से, ठीक है। अब और एक लिख लीजिए, ऐसा भी देखा गया है। आगे हम निश्चय योग पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रसंग है तो लिख लीजिए, बाद में भूल ना जाए। द्वितीय और गुरु अष्टम स्थान में हो, द्वितीय या गुरु अष्टम में हो, अष्टम भाव में हो, तो मनुष्य गूंगा होता है। गूंगा का मतलब यह नहीं उसमें भी भाषण शक्ति ह्रास लिखिए, गूंगा मत लिखिए। द्वितीय और गुरु, या तो द्वितीय अष्टम भाव में हो जाए, वो द्वितीय कोई भी हो सकता है 12 राशियों में से, जो राशि द्वितीय भाव में बैठेगी वही होगा। जैसे इस द्वितीय भाव में धनु है, वो गुरु होगा, यहाँ बैठ जाए। या मान लीजिए द्वितीय भाव में 8 लिखा होता तो द्वितीय मंगल होता, तो मंगल जो है अष्टम में होता तो भी भाषा शक्ति ह्रास होता है। लेकिन ये सामान्य नियम है, जब पापक ग्रहों से प्रभावित होता तब बनता। वो आगे निश्चय योग जब हम पढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। ये चीजें हैं, तो आ गया समझ में? जी गुरुजी, एक प्रश्न है। हाँ बताइए। गुरुजी, यहाँ पर है ना गृहस्थी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये कि अगर यहाँ पर है ना मतलब पाप ग्रह के साथ अगर बृहस्पति या बुध के साथ राहु शनि बैठ जाए तो भी वही फल रहेगा जो आपने बताया। बिल्कुल, पाप प्रभाव मतलब यही होता है, या तो देखे या तो बोले, साथ में बैठे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। पापक ग्रहों से संबंध है। दक्ष जी का प्रश्न है, अगर शनि तुला वो नीच का होता है तो पाप फल में कमी होगी क्या? कहाँ की बात कर रहे, इसी कुंडली में? अब किस योग की? दक्ष जी क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए। हाँ सॉरी सर, वो बोलने के चक्कर में कट गया था। हाँ बोलिए, क्या कहे प्रश्न आपका, बताएं। सर मैं ये पूछना चाह, 2 प्रश्न थे। एक तो मान लीजिए जैसे ये राहु और शनि एक साथ बैठे हैं, तो शनि अपने ग्रह का हो या उच्च का हो, जैसे तुला का अगर वो होती तो क्या उसके कम फल में कम प्रभाव होगा? और दूसरी चीज ये पूछनी, जैसे 5वें हाउस में कोई राशि उदय हो रही है तो वो अपनी चल राशि हो, स्थिर हो या द्विस्वभाव हो, क्या उससे भी फर्क में असर आएगा? किसकी बात, किस प्रसंग की बात? ये आप भाषण शक्ति ह्रास में बोल रहे हैं? हाँ सर, भाषण शक्ति ह्रास में। देखिए, अगर शनि उच्च का है, ठीक है, उसके साथ राहु बैठा है, ठीक है ना, तो शनि बलवान हो गया। अब वो बलवान शनि राहु को कहेगा तो राहु तो और बली हो जाएगा ना। जैसे सुग्रीव को कौन कहा? राम जी कहे, और कौन राम जी? एक भगवान कह रहे हैं, तो उसपे और कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, सुग्रीव पे आ गया था ना। उसी तरह अगर देखेगा शनि बली है तो राहु जब देखेगा, अपना प्रभाव डालेगा, तो लगेगा कि हाँ हमको कौन कह रहा है, बलवान कह रहा है। बट सर ऐसे केस में जैसे वो उच्च का होके बैठा है तो अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है ना ग्रह कभी कभी? अच्छा फल देने का तो वो वहां पे उच्च का बैठेगा, लग्न में बैठेगा, सस महापुरुष योग बनाएगा उच्च का बैठ करके, ठीक है, वो अपना फल तो देगा ही। बात यहाँ किसकी चल रही है? भाषण शक्ति। तो क्या जरूरी वो अपना राजयोग देगा, राजयोग वाले फल देगा, तो क्या जरूरी है जो वाले फल में भाषण शक्ति का ह्रास नहीं होता? बोलिए।
जिनके पास धन वैभव ठीक है। हो, भाषण की कमी नहीं होती है सर। अब ये तो सब सामान्य बातें, कौन सी आप नई बात बोल करके उसमें हाईलाइट अंडरलाइन करवाना चाह रहे हैं? ये तो कर लेना चाहिए ना। और हाँ लक्ष्मण जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी गुरुजी, इसमें ही ज्यादा नीच का और ज्यादा वो कमजोर हो तो गूंगापन भी हो सकता है क्या? इसका विचार भी यहीं से करेंगे? सारे के सारे और पापक ग्रह प्रभाव हो जाए तो गूंगापन भी हो सकता है। अच्छा, गूंगा भी रह सकता है और पूरा जीवन। योग आप पढ़ेंगे उसको भी देख लीजिए। दो तीन क्रमशः ह्रास वृद्धि, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वो रहेगा, थोड़ा रहेगा तो थोड़ा कम हकलाएगा, बीच में कॉन्फिडेंस बोलने में रुक जाएगा, इस तरह का रहेगा। तो बला बल ये सटबल आप देखेंगे कितना बल मिल रहा है, वो सब देखते हुए अपना करेंगे। अच्छा प्रवक्ता देखने के लिए भी यहीं से देखेंगे, ये प्रबल होगा तो अच्छा प्रवक्ता रहेगा। इसका उल्टा कर दीजिए जो नेताओं में पाया जाता है अधिकतर। जी, सभा संगतो भासते व्यासेव, ये भी कहा गया है। अगर जो भाई द्वितीय गुरु ये सब बलवान हो तो कहा है कि व्यास भासते व्यासेव, व्यास जैसे वक्ता होगा वो। अच्छा, हाँ, भगवान जैसे व्यास जी गुरुजी आपकी कुंडली में पाठ था, आपकी कुंडली में ऐसा योग है गुरुजी क्या? क्या आपके भी अच्छे आपकी कुंडली में सहयोग बना हुआ है? नहीं ऐसा चले आगे चले हम, हो गया हो तो। सर मेरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि पांचवें भाव में जो राशि उदय हो रही होगी, क्या उसका भी कोई प्रभाव होगा? पांचवें भाव में राशि उदय हो रही होगी तो क्या उसका भी प्रभाव होगा? जैसे इसमें 9 नंबर की राशि उदय थी यानी कि धनु, तो वो तो फिक्स राशि है, क्या उसका भी ऐसा कुछ प्रभाव होगा? राशि जो हमने एग्जाम्पल कुंडली ली थी सर, उसमें धनु उदय हो रही है ना, तो वो तो खैर गुरु की स्वयं राशि है, तो उसका कोई प्रभाव? धनु नहीं है, मीन है। अच्छा, मीन है तो सर द्वि स्वभाव राशि हो गई, तो क्या उसका भी कोई प्रभाव होगा इस पे, या रास ही रहेगी भाषा? बिल्कुल दुष्भाव वाली बोलिए, ये यूट्यूब की भाषा यहाँ पे मत बोलिए, ठीक है? उदय हो रही क्या हो रही है बोलिए कि हाँ जो वहां पे दुष्भाव राशि बैठे तो उसका क्या, राशि की बात नहीं हुई, ठीक है? राशि का वो वहां बैठी अपना अलग फल होगा। यहाँ बात भाषण शक्ति की, अगर वहां पे पापक ग्रहों का प्रभाव है, पंचमा स्थान बात शक्ति का है, वहां पे अगर प्रभाव है तो ये सब बात दोष आएगा, ठीक है? आई बात समझ में? जी सर। कौशिकी जी आपका क्या है कि प्लीज टेक क्वेश्चन इन द एंड। हाँ चलिए, देखिए बात क्या है ना, यहां पे हर स्तर के लोग जुड़े हैं, जो प्रारंभिक स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं बहुत जानते हैं, हो सकता है सर्टिफिकेट के लिए या मनोरंजन के लिए जुड़े हों, हैं? तो देखिए सबको लेकर चलना है। तो ऐसा हो, प्रश्न हो, सार्थक हो, जो विषय चल रहा उसके अंतर्गत हो, है जो प्रसंग चल रहा है उस पे हो। बात आगे की छेड़ देंगे जिसको आगे के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर उनके लिए समस्या हो जाएगी। उनके लिए तो फिर वही कथा जैसे चल रही, प्रवचन चल रहा वैसे चल रही है। तो इसमें जैसे जो पढ़ाई इसमें कुछ संशय वैसे पूछे तो मजा आता है। चलिए अब देखिए, जैसे मनुष्य का अपना संबंध होता है व्यक्तियों से, उसी तरह ये जो 12 भाव हैं, इनके जो भावेश हैं, मतलब इन भावों के स्वामी जो होते हैं, उनका भी आपस में संबंध होता है। कहीं कहीं 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, कई कई संबंध बताए हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लग्नेश कौन हुआ, लग्न में लिखा है 8, मंगल, मंगल स्वामी हुआ मंगल, ठीक है? अब आपने फट्टे से मंगल बोल दिया, लेकिन कई लोगों को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं उनको बता रहा था कि लग्न में 8 लिखा है, 8वीं राशि होती है वृश्चिक, वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल, तो लग्नेश हुआ मंगल। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मंगल यहां बैठ गया, ठीक है? अब जहां बैठा है वहां 11 लिखा है, 11वीं राशि होती कुंभ, कुंभ राशि का स्वामी हुआ शनि, शनि मान लीजिए यहां बैठ गया।
अब आप क्या देख रहे हैं इस कुंडली में आप, कि मंगल शनि के घर में बैठा है और शनि मंगल के घर में बैठा है। बात आई समझ में? मंगल शनि के घर में, शनि मंगल के घर में बैठा है। ये बात किसको नहीं समझ में आई? है कोई ऐसा कि जिसको लगे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कह रहा हूं मंगल शनि के घर में बैठा है, शनि मंगल के घर में बैठा है? समझ गए होंगे, ठीक है। मंगल शनि की राशि में बैठा है और शनि जो है मंगल की राशि में, राशि मतलब घर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये संबंध हो गया। कैसा संबंध? एक दूसरे के घर में बैठे, वो उसके घर में। स्थान परिवर्तन योग बोल सकते हैं क्या गुरु जी इसको? हाँ, स्थान परिवर्तन भी बोल सकते हैं। विनिर्मय संबंध भी बोलते हैं गुरु जी इसको शायद। पता है कई संबंध बोलते हैं। हमने कहा ना शुरू में यही का 4 प्रकार 6 प्रकार से कई भेद किए हैं। हम उस सामान्य स्तर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सहवास संबंध, एकता दृष्टि, परस्पर दृष्टि संबंध, ठीक है। तो मैं सबके लिए लेकर चल रहा हूँ कि सबको सारा तो समझ में आ जाए। अब एक तरह कहते कि हाँ उनको स्थान परिवर्तन संबंध तो नहीं समझ में आएगा ना, आप जानती हैं तो आप अपने लिए रखें, ठीक रहेगा। फिर एक तो ये हो गया एक दूसरे के घर में बैठ जाए, लेकिन वो उसके घर में, वो उसके घर में, ऐसे नहीं वो किसी और के, ऐसा नहीं बनेगा। फिर मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए यहां बुध हो गया और यहां चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं बुध और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? सप्तम दृष्टि से बुध चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा बुध को देख रहा है। यह भी एक प्रकार का संबंध है। टीकाकारों ने, शास्त्रकारों ने तो नहीं, तो टीकाकारों ने कह दिया है दृष्टि संबंध, कि एक दूसरे को देख रहे हैं। बुध और चंद्रमा, चंद्रमा को बुध देख रहा है और बुध चंद्रमा को देख रहा है, ठीक। ये ऐसे संबंध होते हैं। फिर मान लीजिए यहां पे बैठ गया सूर्य और मंगल बैठ गया, ठीक। ये भी एक प्रकार का संबंध है। कैसा संबंध? साथ बैठने का, कि सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं, इसी को टीकाकारों ने सहवास संबंध कह दिया, ठीक है। क्या सहवास? क्या सहवास संबंध? मतलब एक साथ बैठे हैं, ठीक। इतना आ गया समझ में? एक दूसरे की राशि में बैठना, एक दूसरे को देखना और एक साथ बैठना। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। इसी के कई लोग भेद कर दिए हैं, 4 से 6 ऐसे बना दिए, ठीक है। फिलहाल मैं इनको लेकर चलता हूं, ठीक। फिर अब देख, लिख लीजिए, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो तो लिख लीजिए, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है, जिसको लव मैरिज कहते हैं अंग्रेजी में। गुरु जी बताइए, देख के कुंडली में लव मैरिज का योग है कि अरेंज मैरिज? तो पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो तो प्रेम विवाह, ठीक है। अब देखिए, अब पंचमेश कोई भी हो सकता है, किसी ग्रह की तो बात हुई नहीं। पंचम भाव में जो राशि होगी, 12 राशियों में कोई भी राशि हो सकती है, वही पंचमेश हो सकता है, ठीक। सप्तम भाव में जो राशि होगी, 12 राशियों में कोई भी राशि हो सकती है, वो सप्तमेश हो सकता है। तो पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बने। क्यों? कि पंचम भाव जो होता है ये प्रेम का होता है, ठीक, लव का है। जो सप्तम भाव जो होता है ये विवाह का भाव होता है, मैरिज का,
तो जब प्रेम का संबंध विवाह से हो जाएगा तो विवाह क्या हो कहलाएगा? प्रेम विवाह। अब देख लीजिए, विवाह के पहले प्रेम और विवाह के बीच में क्या है? ये शत्रु भाव है, ठीक है। फिर उसके बाद मृत्यु है, इसकी चर्चा हम करेंगे, क्यों पंचम के बाद शत्रु आया, विवाह के बाद क्यों मृत्यु आया है, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो बिना शादीशुदा लोग हैं समझ ले पहले, सप्तम भाव के पहले देवेंद्र जी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। सप्तम भाव के पहले क्या है? शत्रु। हाँ, नहीं करने गुरुजी, शादी नहीं करने का। हाँ, पंचम भाव क्या है? प्रेम। प्रेम। सप्तम भाव विवाह का। तो ये जो संबंध बन जाए विवाह का, प्रेम का विवाह से संबंध बन जाए, प्रेम विवाह हो जाता है। अप्रेम विवाह क्या है? ये क्या है? जो विवाह प्रचलित मर्यादा के अनुकूल, प्रचलित मर्यादा क्या भाई? माता पिता के द्वारा तय ना होकर के स्वयं के द्वारा जो निर्धारित होता है वही प्रेम विवाह है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए पंचमेश कौन हुआ? गुरु। आपने लिखा पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो, ठीक। तो पंचमेश कौन हुआ? गुरु हुआ, सप्तमेश शुक्र हुआ। संबंध कैसा हो? तो वही हमने बताया कि एक दूसरे के घर में बैठे, एक दूसरे को देखें और या तो एक साथ बैठ जाए। उदाहरण के लिए मान कहीं भी यहां पे गुरु बैठा है और यहां शुक्र बैठ गया। अब देखिए, गुरु शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं? सप्तम दृष्टि से गुरु शुक्र को देख रहा है और शुक्र गुरु को देख रहा है। संबंध हुआ, ठीक है। तो संबंध, दृष्टि संबंध हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए गुरु शुक्र के घर बैठ गया, गुरु, ठीक। शुक्र जो है गुरु के घर बैठ गया, गुरु शुक्र के घर और शुक्र गुरु के घर ऐसे भी बैठ गए तो संबंध बने, एक दूसरे के घर बैठ गए। या तो दोनों एक साथ बैठ जाएं, कहीं भी मान लीजिए यहीं पे गुरु बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, ठीक। ये प्रेम विवाह कही हो। वैसे भी प्रेम विवाह तो ऐसे ही होता है ना। जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे गुरु शुक्र एक साथ देख रहे हैं, दोनों को नहीं, गुरु शुक्र को देख रहा है और शुक्र गुरु को देख रहा है। तो आंख लड़ी कि नहीं? एक तेरे से आंख लड़ने लगी, फिर आंख लड़ के बात आगे बढ़ने लगी। तो ये संबंध, बात आगे बढ़ेगी तो भाई घूमने जाएंगे कहीं, मान ली बीच के किनारे, तो गुरु शुक्र यहाँ बैठ गए, सॉरी थोड़ा दूर दूर बैठे हैं, पास कर दीजिए, ठीक। ये संबंध हुआ कि नहीं? पंचमे सप्तमे एक साथ बैठे हैं कि नहीं? तो ये संबंध हो गया। फिर जो ये तो फिर बात आगे बढ़ेगी, चलो अब विवाह करना ही है, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं बात करने, तुम हमारे घर जाओ बात करने। तो ये सप्तमे शुक्र क्या हुआ? सीधा आ गया यहां पे और पंचमे गुरु यहां पे आ गया। इस तरह की स्थिति प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अब ध्यान देना है आप लोगों को, ऐसी भी कुंडली है जिनके में जो विवाह नहीं है, ये भी योग है, तब क्या करेंगे? ब्रह्मचारी है, उनकी कुंडली में योग है, शादी नहीं हुई, तब क्या कहेंगे? तो ध्यान देना है। पंचम भाव क्या है? प्रेम का है, केवल प्रेम का नहीं, विद्या का भी है, ठीक है, बुद्धि का भी है। और सप्तम क्या? वीर शक्ति का है। तो उनको क्या अपने वीर शक्ति से प्रेम होगा, इस तरह का वो कर सकते हैं। जैसे अब यही चीज हस्तरेखा में भी लागू होती है। हस्तरेखा में क्या है? जैसे मान लीजिए ये जो है अंगूठा हो गया, ये उसके बगल वाले तर्जनी हो गई, ये मध्यमा हो गया और ये अनामिका हो गया, ये कनिष्ठा हो गई। ये एलियन का हाथ मान लीजिए, साफ साफ नहीं बना है, एलियन का मान लीजिए, किसी का हाथ है। अब जो है यहाँ ये जो होता है यहाँ पे विवाह रेखा होती है, ठीक है। अब उसके अगल बगल लोग कहते हैं कि अरे इसके 2-3 रेखा हैं, तो कहेंगे कि ये जो है
कई विवाह होंगे, ऐसा नहीं है। पहले हो सकता था, लेकिन अब क्या है कि हम दो हमारे दो, अब तो एक ही विवाह कर सकते हैं हिंदू धर्म में, अन्य की बात नहीं कर रहा हूं। तो वहां जो ये जो निकल आती है ये रेखा है, इसको प्रेम की कह सकते हैं। ये जब रही होगी तो प्रेम उस समय रहा होगा किसी से। अब यही जो ये छोटी जो बड़ी रेखा वो तो विवाह की है, इसमें से यहां तक पूरा वर्ष कर लेंगे, वर्ष से पता चलेगा किस उम्र में विवाह होगा। अब यही प्रेम वाली रेखा जब विवाह से तट हो जाए, मतलब प्रेम का संबंध विवाह से हो जाए, तो विवाह क्या होता है? लव मैरिज होता है। ठीक, तो बहुत सारी ये चीजें हैं। मैं लगा हस्तरेखा आप लोगों को पढ़ाने, तो ये मैं बता रहा हूं कि प्रेम का संबंध विवाह से। लेकिन अब ये हस्तरेखा में भी लोगों को मिल जाएगा, ब्रह्मचारी में, तो इसको क्या कहते हैं? सील गुड़ की भी रेखा कहते हैं, ब्रह्मचारी की भी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे शिष्य रेखा भी कहते हैं। हो सकता है किसी गुरु का शिष्य के प्रति अधिक, कई शिष्य उसको ज्यादा मानता हो, ज्यादा उसका प्रिय हो, ज्यादा विद्वान हो। तो बात यही कहने का मतलब है कि आपको ऐसे भी कुंडली मिल जाएंगे जिनका अरेंज मैरिज भी हुआ है, तब हो सकता अपनी पत्नी से अधिक प्यार करता हो। नहीं भी हुआ हो व्यक्ति के साथ तो उसको अपनी वीर शक्ति से प्रेम हो, ब्रह्मचारी की कुंडली में हो। तो ये प्रेम विवाह में ये एक योग जो है ये भी देखने को मिलता है। बाकी आप यूट्यूब गूगल करेंगे तो बहुत जो है अनावश्यक जो है मिल जाएंगे। ये बैठा हो राहु के संबंध वो हो दुनियादारी। ठीक है, क्योंकि पहले जो है ब्रह्म विवाह के ही योग आचार्यों ने किया है चर्चा, लेकिन ये पंचम प्रेम सप्तम विवाह दोनों का संबंध प्रेम विवाह। और कुछ चीजें हैं, लिख लीजिए। पहले एक पे लग्नेश, दूसरे नंबर पे तृतीयेश। गुरुजी रिपीट कर दीजिए। पहले नंबर पे लिखिए लग्नेश, दूसरे नंबर पे लिखिए तृतीयेश, तीसरे नंबर पे लिखिए एकादशेश, और चौथे नंबर पे लिख लीजिए दशमेश। कई लोग चिंता में पड़ गए हम कि हमारे में तो योग है ये नहीं, कैसे बात आगे बनेगी। वो उनके लिए अगला योग बना, शायद इसमें से मिल जाए। ठीक है, क्या लिखा पहले नंबर पे? लग्नेश, फिर लग्नेश, तृतीयेश, एकादश और दशमेश। ये क्या है? ये निजत्व के प्रतिनिधि है। निजत्व मतलब अपना। ठीक है, जैसे लग्नेश क्या हुआ? लग्न मतलब हमारा शरीर। ठीक, और ये जो अगल बगल होते हैं ये क्या है? हाथ है। क्या है? हाथ। तो व्यक्ति अपना कार्य किसके द्वारा संपादित करता है? ये जब शरीर हो गया आपका, और ये दोनों तृतीय भाव एकादश भाव क्या हो गए? हाथ हो गए। तो आप अपना कार्य किसके द्वारा संपादित करते हैं? हाथों के द्वारा संपादित करते हैं, है कि नहीं? और फिर ये दशम भाव है, ये किसका है? कर्म का। ठीक, अब जब आपका शरीर, आपके हाथ और कर्म ये जहां पे एक साथ अगर प्रभाव डाल दें तो वहां पे आपकी मनमर्जी चलेगी, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक, उदाहरण के लिए इसी कुंडली में आइए देखते हैं। मान लीजिए सूर्य को आप यहां बैठा, सूर्य हो गया, केतु हो गया, बुध को यहां कर दीजिए, शुक्र को यहां कर दीजिए, चंद्रमा और शनि को यहां कर दीजिए। ठीक, गुरु को यहां कर दीजिए, राहु को यहां कर दीजिए, मंगल को यहां कर दीजिए। अब देखिए
इसका देखिए सप्तम का जो है ये एक लड़की की कुंडली है, इसने प्रेम विवाह किया है। तो यहां पे हमको क्रमशः देखना है। 4 हमने लिखा था, लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश और दशमेश। तो यहां पे हम देखिए लग्नेश कौन है? बुध है, और संयोग से यहां दशमेश भी बुध हो गया, हुआ कि नहीं? लग्न में 6 लिखा, दशम में जो है 3 लिखा है, तो 3 6 मतलब कन्या मिथुन के स्वामी कौन है? बुध है। तो लग्नेश दशमेश दोनों बुध हो गया। अब देखिए बुध का प्रभाव सप्तम भाव पे है कि नहीं? सप्तमी दृष्टि से जी बुध का प्रभाव है। ठीक, कौन बुध का? जो आपने 4 लिखा है, लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश और दशमेश का, उनमें 4 में से 2 तो बुध हो गया अकेले। तो बुध का प्रभाव किस पे है? सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव। ठीक, अब जो है और देखिए सप्तमेश पर किसी का प्रभाव है? सूर्य और केतु का। सूर्य, केतु, राहु स्वयं बैठा भाई है वहां पे, सप्तम भाव पे तीनों ग्रह का प्रभाव हो गया। इनको इनका देखना है। देखिए विवाह पहले हमने जाना कि निजत्व के प्रतिनिधि कौन हुए? लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश। ठीक, इनमें से हमको लग्नेश, तृतीय, एकादश, दशमेश में से देखना है सप्तम, सप्तमेश, और जो पति का कारक गुरु है जो हमने बताया था, इसमें से किसका प्रभाव पड़ा? लग्नेश, दशमेश, तृतीयेश और एकादशेश में। तो तृतीयेश मंगल है, तो मंगल का देखिए पड़ रहा है प्रभाव सप्तम, सप्तमेश या गुरु पे? पड़ रहा है। सप्तम में कैसे? नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा गुरु जी, नहीं पड़ रहा। ठीक, चलिए, वो नवम दृष्टि नहीं पड़ रही। चतुर्थेश चंद्रमा के देखिए पड़ रहा है सप्तम, सप्तमेश किसी पे? नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा सर। सूर्य के घर में बैठा है चतुर्थेश, और सूर्य बुध से संबंध बनाए लग्न में। नहीं, संबंध की बात नहीं। ठीक है, चंद्रमा की 8वीं दृष्टि मानी जाती है क्या गुरुजी? किसकी? चंद्रमा की 8वीं दृष्टि। बिल्कुल, 8वीं भी मानी जाती, दूसरी भी मानी जाती, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे लेकर 12 तक दृष्टि मानी जाती है। वो एक किताब है, ठीक है? जी जी, उसमें साधन बताया गया है। ये जो अभी 29 तारीख से क्लास चलेगी ना, ये पहले केसवी जातक पद्धति पढ़ लीजिए। उसमें क्या है, ग्रहों का एक पॉइंट टू पॉइंट बल निकलेगा। अब ये नहीं भाई ग्रहों की दृष्टि है तो 7वें में, 6ठे में कितना परसेंट पड़ रही है, पहले दूसरे पे कितना पड़ रही है, तीसरे में प्रभाव पे दृष्टि का प्रभाव रहता है, कितना परसेंट कितना बल, उसमें जो पॉइंट निकलता है ना, एकदम सूक्ष्म में सूक्ष्म पॉइंट निकलता है, तब आपको फलादेश में सहायक सिद्ध होगा कि हाँ इतना मिल रहा है। तो यहाँ पे गुरुजी सिर्फ चंद्रमा, हाँ सिर्फ चंद्रमा की ही दृष्टि 12 घरों पर रहती है? सभी की रहेगी। जी गुरुजी करते हैं थैकाग्नि दुखभेदयामराभु खाभ्राभ्यमेकादि में दृष्टा वर्जित दृश्य कस्य गुणा चेदष्ट वेदिकता, केसवी जातक पद्धति में आया। ठीक है, वो लंबी गणित विधि। आप गुरुजी किसी ग्रंथ का नाम बता रहे थे? आप किसी पुस्तक का नाम ले रहे थे गुरुजी? वो केसवी जातक पद्धति है। अच्छा, केसवी जातक पद्धति। हाँ ठीक है गुरुजी। वो थोड़ा कठिन है, इसलिए जो है जल्दी बिना, जब तक कुंडली ना आती हो, सिद्धांत ना आता हो, तब तक नहीं समझ में आएगा। जी गुरुजी, जी। चलिए ठीक है। तो गुरुजी सप्तमेश गुरु की दृष्टि चंद्र पर है, तो चंद्रमा का नहीं है ना, चंद्रमा का प्रभाव होना चाहिए। देखिए अब बताते हैं कैसे। देखिए अब मैं ये कह रहा हूं कि बुध का प्रभाव सप्तमेश और गुरु पे पड़ रहा है। ठीक, बुध का प्रभाव सप्तमेश और गुरु पर पड़ रहा है। कैसे? देखिए एक जो होता है इसको कहते हैं दशम स्थिति प्रभाव, नोट कर लीजिए।
हालांकि कहते हैं केंद्र स्थिति प्रभाव, लेकिन केंद्र स्थिति प्रभाव की जगह लिख लीजिए आप दसमा स्थिति प्रभाव। ठीक है, बुध का गुरु पे दसवां स्थिति प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? कि बुध, गुरु से बुध क्या है? दसवें है। क्या है? दसवें है। ठीक, जी गुरु जी। इसको जो है विदेशों में बोलते हैं स्क्वायर स्पेक्ट का सिद्धांत। SQUARESPECT, दसवां स्थिति प्रभाव। ठीक, हालांकि इसका जनक हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र है। बड़ा अमीर के बृहद जातक का जो है छीड़े हिमगौ बेगे पापै रुद्याष्टम गई केंद्रे न सुभा चेत क्षिप्रम प्रवदे निधम, ऐसे करके जो आया है उसका जनक हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र है। इसको कहते हैं दसवां स्थिति। मतलब जिस भाव से जो ग्रह दसवें रहेगा वो उस पे पूरा प्रभाव डालेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे बुध क्या है? सप्तमेश गुरु से, और गुरु से क्या है? दसवें है कि नहीं? जी जी सर। गुरु का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बुध पे। बुध पर। ठीक है, अब मान लीजिए हम उदाहरण के लिए मंगल का प्रभाव हमको देखना कहां पड़ेगा, तो मंगल का कहां पड़ेगा? द्वितीय भाव। किस पे? अष्टम भाव पे। द्वितीय और अष्टम। नहीं, हम देखें किस भाव से मंगल दशम में है। अष्टम भाव। तृतीय भाव। अष्टमेश मंगल की दसम दृष्टि। नहीं, वो आप नहीं, सब दृष्टि पे मत जाइए। यहाँ पे मैं वहां समझा रहा हूँ कि जो जिस भाव से दशम में होगा, जैसे देखिए द्वितीय भाव से मंगल दशम में है। शुक्र का प्रभाव पड़ेगा कुछ मंगल पर। शुक्र का कैसे पड़ेगा? शुक्र का करेंगे तो मंगल का शुक्र पर होगा सर। हाँ, मंगल का शुक्र पे होगा, क्योंकि मंगल शुक्र से दशम में है। दशा, हाँ, मंगल का शुक्र पे होगा। सही। ठीक, शुक्र का प्रभाव किस पे पड़ेगा? पंचम भाव पे। क्यों? कि पंचम भाव से शुक्र कहां है? दशम में है। गुरु का प्रभाव कहां पड़ेगा? सप्तम भाव पे। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से गुरु दशम में है। राहु का प्रभाव कहां पड़ेगा? दशम भाव में। क्योंकि दशम भाव से राहु सप्तम में, वो दशम भाव से राहु दशम में है। मंगल का प्रभाव कहां पड़ेगा? द्वितीय भाव में। क्यों? द्वितीय भाव से मंगल कहां है? दशम में। इस तरह जो जिससे दशम में रहेगा वो उसको प्रभाव डालेगा। इसको कहते हैं दसवां स्थिति प्रभाव। अब पाश्चात्य देश में स्क्वायर स्पेक्ट। हालांकि उनके यहाँ ये स्थिति हमेशा खराब ही मानते हैं, विदेशों को जब फलादेश करने जाएंगे तो। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। शुभ ग्रह है तो शुभ प्रभाव, और पापक ग्रह है तो पाप प्रभाव। उनके यहाँ चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, हमें अशुभ ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सप्तमेश हो गया गुरु, और पति का कारक हो गया गुरु। उस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? बुध का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे निजत्व सेल्फ को दर्शाने वाले जो चार प्रतिनिधि, जो चार फैक्टर्स थे, लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश और दशमेश, उन चारों में से, चारों तो नहीं लेकिन चारों में से दो, जो लग्नेश और दशमेश बुध हुआ, वो सप्तम पे और सप्तमेश गुरु पे, और जो पति का कारक भी संयोग से यहाँ गुरु ही हो गया, उस पे ये प्रभाव डाला। इसलिए ये क्या हो, जब निजत्व का हो जाएगा तो क्या होगा? ये लड़की जो है माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करके स्वेच्छा पूर्वक अपने पति का निर्धारित किया और प्रेम विवाह किया। तो कहने का मतलब जब निजत्व के प्रतिनिधि अंगों का प्रभाव किस पे हो जाए? सप्तम, सप्तमेश और उसके कारक पर हो जाए तो क्या होगा? व्यक्ति अपनी मर्जी चलाएगा। और यही चीज आगे बढ़ेगी जब व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय करेगा, कि बिजनेस करेगा, है, ये सब आगे बढ़ेंगे। फिर और सारी चीजें आती, ऐसी कई स्थिति इसी पे बनती निजत्व के कारण, जो अपने भाई का जान पे उतारू हो जाता है। कहाँ कैसे प्रत्येक भावों पर हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे आगे, समय रहेगा। ठीक है, यहाँ बात आई थी प्रेम विवाह की। तो चार जो अंग हैं, चारों में से दो, तीन, कम से कम दो का तो प्रभाव पड़ना चाहिए।
तो 2 का प्रभाव यहाँ हमने देखा सप्तम सप्तमेश और सप्तम के कारक पर पड़ा, इसलिए इसका प्रेम विवाह हुआ। ठीक, अब ये दशम स्थिति जान गए, अब इस दशम स्थिति का प्रयोग हम आगे करेंगे। ठीक है गुरुजी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ गुरुजी, जैसे इसमें कुंडली में था कि सप्तमेश जो गुरु है और लग्नेश बुध थे एक तरफ, और मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से बुध के साथ देख रहे हैं। वो मंगल जो है वो पराक्रम स्थान के स्वामी होकर अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, और बुध एक तरफ है। रुकिए, मंगल अष्टम दृष्टि से कहाँ पंचम भाव को देख रहा है? सॉरी, सप्तम दृष्टि से। हाँ तो गुरु जी ये पराक्रमेश है और तृतीय भाव के स्वामी है, और गुरु सप्तम भाव के स्वामी है, और बुध एक तरफ बुध है और एक तरफ मंगल की दृष्टि है। तो इन दोनों के मध्यत्व में गुरु आ रहे हैं, तो इससे भी इफेक्ट ऐसे ले सकते हैं, हम इस तरीके से देख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे। बात प्रेम विवाह की हो रही है ना, वो देखेंगे। हाँ, बात प्रेम विवाह की। अब प्रेम विवाह में कितनी सफलता होगी, क्या होगी, पत्नी कैसी आएगी, ये सब वो बात की बात है। योग देख रहे हैं विवाह का। ठीक है गुरु जी। हाँ बोलिए। करें क्या गुरु जी? कि अगर लग्नेश शरीर, तृतीय हाथ है, एकादशी हाथ है, दशमेश कर्म है, तो ये सेल्फ को दर्शाता है। तो इसका पंचमेश और इससे जो ये प्रेम विवाह से कैसे मतलब जोड़ा गया? ये प्रेम विवाह मतलब प्रेम विवाह की बताए ना परिभाषा क्या है कि खुद का आज्ञा ना है। जी। खुद मतलब अपनी मर्जी से, माता पिता की प्रचलित मर्यादा के अनुकूल ना होकर के, माता पिता के द्वारा निर्धारित ना होकर के स्वयं के द्वारा निर्धारित होना। ठीक, हम मान इसी प्रकार एक और उदाहरण इसी में, अगर मंगल तो पंचम भाव पर प्रभाव डाले हैं तो व्यक्ति जानबूझकर जो है अपने संतान को नाश करने वाला हो जाएगा। ऐसे बहुत लोगों को कुंडली में मिलेगा जो परिवार नियोजन के भक्त हैं। मतलब वहां पे व्यक्ति अपनी मनमर्जी चलाता है। ठीक, इसलिए वहां पे जब निजत्व हुआ, हाथ हुआ, कर्म हुआ, ऐसा नहीं हुए। हाँ गुरुजी, क्या हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा सप्तमेश है गुरु, वो अपनी नवमी दृष्टि से पंचमेश शनि को देख रहा है, इसलिए भी प्रेम विवाह हुआ है? ये संबंध बन रहा है क्या? नहीं, वैसे नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है। गुरुजी। हाँ गुरुदेव, मैं छोटा सा प्रश्न था मेरा। जी बताइए। जैसे आपने ये जो बताया है कुंडली के माध्यम से, तो मेरे को समझ में आ गया। कई बार जातक आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, प्रश्न करते हैं एक दूसरे के बारे में जानने के। कोई वर पक्ष वाला आया तो उसने कहा था कन्या का चाल चलन कैसा होगा, ठीक होगी कि नहीं होगी, या कन्या पक्ष वाले आए तो वर का होगा, तो उस पर यही अप्लाई करेंगे? नहीं, वो अप्लाई देखिए वहां पे उससे ये कहिए कि आप कुंडली मिलाने आए हैं कि फलादेश करवाने आए हैं। यही क्या हो जाती है में कि आते हैं जो पूछते कैसा है, क्या कैसे चाल चलन। तो कोई ऐसा पूछे लड़की का चाल चलन कैसा है, तो कह रहे उसके पहले हम आपके लड़के का चाल चलन बताएं, उस तरह। हाँ, बात कुंडली मिलाने आए, कुंडली मिलाइए आप, उसका मैं आपको पढ़ाऊंगा और मंगला देखिए। ठीक है, मिल रही, आप बताइए कि हाँ मिल रही है। अब आप उसका मतलब कैसे, अगर कोई लड़के वाला है, लड़के का पूछने के लिए, तो पहले अपन बोलते हो पहले तुम्हारी लड़कियां पता है चाल चलन कैसा? बिल्कुल, वो अगर पूछे तो सब ऐसा, ये सब नहीं करना चाहिए। वो इतने योग हैं, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। पर पुरुष पे नजर रखने वाला, रखने वाली है, द्विभार्या योग, व्यभिचार योग, कहीं पुरुष के स्त्री कहीं ना कहीं मिल जाएगा। न मिले तो हम तो निकाल के दे देंगे। तो उस किताब में, इस अध्याय में ऐसा लिखा और ये बात मिले। ये सब सवाल में नहीं कहना, न करना है आप लोगों को। बताए तो अविवाहित रह गए जीवन भर, विवाहित तो उनकी कुंडली मतलब ऐसी कुंडली ही नहीं मिल रही थी जो सही सही योग बैठे। कुछ न कुछ कहीं पर पुरुष में नजर रखने वाली, द्विभार्य, 2 विवाह इसके योग हैं, तो मन में बैठ जा रहा था। इस देश के समय मर्यादा होती है, अनापृष्टम न वक्तव्यम, ये भी एक बिना पूछे बोलना भी नहीं चाहिए
ऐसा भी कहा है कि आप लगे मनमानी पर बोलने, जो पूछे वही बताना चाहिए। सर मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश और दशमेश, अगर इनमें से कम 2 का प्रभाव सप्तम और सप्तमेश पर हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। सप्तम सप्तमेश कारक सप्तम कारक। अब बताया था कि पति का कारक गुरु होगा, स्त्री कुंडली में गुरु हो जाएगा और पुरुष की कुंडली में शुक्र हो जाएगा। ठीक है जी जी। गुरु जी ये एक सूक्ति सही है क्या? स्त्रीणाम गुरुबलम सृष्टा पुरुषाणाम रविर्बलम। ये सूक्ति कहाँ की है, ये किस प्रसंग में कही, ये पता है आपको? नहीं पता है गुरु, इसीलिए कंफर्म कर रहा था, बस याद था। बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुहूर्त के प्रसंग में है। ठीक है जी गुरु जी। मुहूर्त का विवाह हम देखने जाते थे, उसमें वहां स्त्री गुरु बल और रवि बल चंद्र बली देखा जाता था। ठीक है, लेकिन तब जब 8 वर्षे भवेद गौरी 9 वर्षे तुरोहड़ी 10 वर्षे भवेद कन्या अत ऊर्ध्वम रजस्वला, जब 12 वर्ष तक विवाह होने की जो है परंपरा थी 12 वर्ष के पहले की, तब ये गुरु बल चंद्र बल तारा बल देखा जाता था। अब जो है देखे एक ज्योतिषी ऐसे भी थे जीवन भर विवाह नहीं किए, इसलिए कि उनको सही मुहूर्त नहीं मिला। अच्छा, का विवाह प्रकरण है, इतने दोष हैं सब वो बताए गए हैं, अगर खोजने जाए कोई ना कोई दोष निकल जाएगा। कोई भी विवाह मुहूर्त निकाले 10 दोष तो हम निकाल के देंगे, कम से कम ज्यादा तो 20 मिल जाएंगे। इसीलिए लड़कों का विवाह विलंब से होता है आजकल। हाँ, तो केवल उसमें लग्न शुद्धि ही देखनी चाहिए, लग्न शुद्धि देख करके विवाह कर लेना चाहिए। गुरु बल चंद्र था तब होता था जब ऊर्ध्वम रजस्वला 12 वर्ष के बाद जो है कहते थे कि स्त्री अगर घर में जो है रजस्वला हो जाए, रजस्वला होना मतलब उसको पति के घर में ही माना जाता था कि वही हो, घर पे हो जाए तो उतना पाप उसके पिता को लगता था, तब गुरु बल चंद्र बल ताला ये देख करके विवाह किया जाता था। तो ये मुहूर्त का प्रसंग है, इसमें नहीं, वहां का मत घुसेरिए यहाँ पे। अब मुहूर्त का भी पाप कर्तरी शुभ कर्तरी अलग है, वहां पे बकरी मार्गी का जिक्र करके पाप कर्तरी शुभ कर्तरी बताया है, तो वहां पे इसका नहीं घुसे। मुहूर्त का मुहूर्त में यहाँ प्रश्न का प्रश्न के दोनों में एक दूसरे को घुसे करके जो है दही बड़ा नहीं बनाना है। ठीक गुरुजी, पंचम भाव में गुरु और शुक्र, सुनिए दक्ष जी का है कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, ये सोच गलत है या सही? अब आप लोग इतने लोग हैं, आप लोग जान गए होंगे कि दक्ष जी ज्योतिषी लग रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं पहले से, है कि नहीं? अभी इस तरह नहीं सर, नहीं। अब देख कहाँ का प्रसंग कहाँ घुसेर रहे हैं। हमने कहा था मांगला मांगली की चर्चा आगे हम करेंगे, अभी लोगों को जब यही नहीं पता मांगला मांगली कहाँ है तो कहाँ से ये कह दे 28 साल वाला। ये सब चर्चा करेंगे, जो पढ़े हैं वो जानते हैं। देवेंद्र जी बताइए 28 साल बाद क्या है मांगलिक? नहीं गुरु जी, 28 साल के बाद कोई भी मांगला नहीं, कुछ भी देखना चाहिए, कर लेना चाहिए शादी। क्या 28 साल के बाद ये कह दिया गया, देखिए मांगलिक प्रबंधता तो देखना चाहिए, ठीक है। 28 साल की ये कह दिया कि मान ली किसी लड़की का विवाह मांगलिक होने के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है, अब वो अविवाहित घूम रही है, पुरुष या स्त्री कोई भी, तो बहुत अविवाहित पुरुषों का बहुत उम्र तक घूमना ठीक नहीं आ जाता, इसलिए कह दिया कि भाई 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। और वैसे भी मंगल को कहा बालो धराजा ससिया कुमारा 63 गुरु सोडस वत्सरा सीधा, मंगल को बाल कहा गया, इसलिए कह दिया वहां पे कि 28 साल बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसे कहा गया। संभवतः देखना चाहिए, ठीक है, ना मिल रही तब वहां का प्रभाव कम, जो मिले कर लो, थोड़ा जो उपचार होगा करा के कर दिया जाएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। अब कहाँ का प्रसंग कहाँ घुसेर रहे हैं, सब लोग तो अब जान ही गए कि दक्ष जी अच्छे ज्योतिषी हैं, प्रश्न बढ़िया कर रहे हैं। गुरुजी एक प्रश्न करें क्या? बता दो, एक से है, ज्योतिष के कई टीचर हैं, सब लोग हैं, सब चुपचाप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग। हाँ बोलिए। एक बार दशम स्थिति बता दीजिए। दशम स्थिति? हाँ एक बार बता दीजिए। हाँ, दशम स्थिति क्या है, जो जिस भाव से दो ग्रह दशम में हो, ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए मंगल दशम भाव से है, तो मंगल दशम भाव, तो मंगल किस भाव से दशम में है ये बताइए? द्वितीय से, द्वितीय भाव से दशम में है, लग्न से दशम भाव में, द्वितीय भाव से दशम।
द्वितीय भाव से दशम में कैसे होगा? द्वितीय भाव से। हे भगवान, जब यही नहीं पता। एकादश भाव में स्थित है, एकादश भाव में स्थित है। मंगल मान लीजिए एकादश भाव में स्थित है, तो किस भाव से दशम में हुआ? द्वितीय भाव से होगा। द्वितीय दशम में मंगल में है तो मंगल दशम में, मंगल का जो प्रभाव होगा वो द्वितीय भाव में पड़ेगा। अब मान लीजिए शुक्र ही जो है लग्न में बैठा है, तो शुक्र किस भाव से दशम में है? दशम भाव से दशम में। अरे मूर्ख। पंचम भाव से दशम में शुक्र, पंचम भाव से दशम। शुक्र एकादश भाव से दशम में है। जो पिछली वाली कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में बैठा है, एकादश भाव से दशम में है। शुक्र यदि लगन में है, शुक्र यदि लगन में है तो चतुर्थ भाव से। अरे आप लोग चुप रहिए, मुझे एक बार समझने दीजिए, है ना। मैं पांचों के पांचों क्लास में नहीं पढ़ा हूँ, है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए शुक्र है। पवन जी आपको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ सर इसको। ठीक है, बात मत समझा, सुनिए। पढ़े नहीं है वो नहीं करे, तो तभी नहीं पढ़े, तभी ना पूछ रहे हैं। देखिए शुक्र, अब बताइए किस भाव से दशम में है? चतुर्थ भाव से। आपसे पूछा गया, जिससे पूछा शुक्र किस भाव से? कुछ बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पवन जी आप बताइए शुक्र किस भाव से दशम में है? चतुर्थ भाव से दशम में। हाँ, तो जो शुक्र का प्रभाव होगा वो चतुर्थ भाव पे पड़ेगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे शनि है, तो शनि किस भाव से दशम में है? दशम भाव से। दशम भाव से है, तो शनि का प्रभाव दशम भाव पे पड़ेगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ मंगल है, तो मंगल किस भाव से दशम में है? बोलिए। द्वितीय भाव। द्वितीय गुरु जी। तो मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव में पड़ेगा। अब वो शुभ, मंगल पापक ग्रह तो पापक प्रभाव पड़ेगा, शुभ ग्रह रहेगा तो शुभ प्रभाव पड़ेगा। दोनों रहेंगे तो मिला जुला पड़ेगा। आ गई बात समझ में? हाँ, आ गया। दशम स्थिति सबको समझ में आ गया? सर ये अगर कोई ग्रह दशम भाव में बैठा तो उसका प्रभाव लग्न में पड़ेगा। दशम भाव में पड़ेगा, इसीलिए ना गजकेसरी योग कैसे बना बताइए? हाँ ठीक है। अमला योग कैसे बना कि लग्न अथवा चंद्र से दशम भाव में शुभ ग्रह हो तो अमला योग बनेगा। क्यों? कि जब लग्न और चंद्र से दशम भाव में शुभ ग्रह रहेंगे तो वो दशम स्थिति प्रभाव क्यों जा? उसका जो दशम स्थिति प्रभाव लग्न और चंद्र में पड़ेगा, इसीलिए ना अमला योग बना। जी गुरु जी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गुरु जी, बढ़िया था। हाँ, इसलिए ना बना दशम स्थिति प्रभाव के कारण। गुरु जी। हाँ मुझे पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध किसी प्रकार से हो सकता है, दृष्टि से भी हो सकता है, आपस में घर बदल करके भी हो सकता है। हाँ, किसी तीनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। से पहला हो गया, अब मतलब दृष्टि हो गई सप्तम दृष्टि से, और दूसरा आपस में घर बदल करके, और तीसरा गुरु जी? तीसरा एक दूसरे के घर बैठ जाए, एक दूसरे को देखे, एक दूसरे के घर में बैठ जाए, एक साथ बैठ जाए। ठीक है। कौन सा बन रहा है आप में? जी हमारे में कोई नहीं बनना है गुरु जी। राम राम। इसमें से भी नहीं बनना है, तो आज उसको जाके बाय बोल दीजिए। अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा नहीं है, कर्म प्रधान होता है, ज्योतिष प्रयास करते रहे। चलिए ठीक है। गुरु जी। हाँ? गुरु जी, दशम भाव स्थिति में भाव पर ही प्रभाव देखना है ना, मतलब भावेश का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं, सिर्फ भाव पे ही प्रभाव देखना है। किसी राशि किसी भाव से जो जिसके दशम में रहेगा उसको पे प्रभाव डालेगा, ठीक है? बस सिर्फ भाव पे ही प्रभाव डालेगा, उसके भावेश का कोई रोल नहीं है ना? नहीं, भावेश भी कोई वहां बैठा है, उसके भावेश पर भी रहेगा, भाव पे भी रहेगा। अच्छा गुरु जी योग नहीं है। एक आदमी बोले, आशुतोष राम जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ गुरुजी, ये कह रहे थे कि गुरुजी आपने जो बताया कि 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा कोई गुरुजी श्लोक प्रमाण जो हो गुरुजी थोड़ा प्रेषित? कोई प्रमाण नहीं है, हमने बताया किस कारण से कहा गया, ये बताया। प्रमाण उसका इसलिए कहा दिया जाता है कि चलो अब प्रभाव कम हो गया। भाई कुंवारे लड़कों को ज्यादा, कुंवारे लड़का या लड़की ज्यादा अविवाहित रहना नहीं ठीक माना जाता ना, ठीक भी माना जाता नहीं है। तो क्यों नहीं माना जाता गुरु जी?
उस स्थिति में कह दिया गया, बाकी ऐसा शास्त्रगत कोई प्रमाण नहीं। जी गुरुजी, घूम रहे हैं इसलिए नहीं माना जाता। गुरुजी अगर मांगलिक लड़की का शादी बिना मांगलिक लड़का से हो जाए क्या प्रभाव होगा गुरुजी? होगा, एक दिन स्वतंत्र चर्चा होगी, ठीक है, अष्टकोण मंगल वहां पूरा पूछेगा। आज जो पढ़ा इसमें से पूछिए। गुरुजी, आपने जैसे बताया कि पंचम और सप्तम का संबंध है तो प्रेम विवाह के योग है, पर जैसे किसी कुंडली में दिख रहा है कि प्रेम विवाह के योग है पर प्रेम विवाह नहीं हुआ, मतलब पंचम सप्तम पंचम में थे, तो वो कैसे पता चलेगा कि खाली प्रेम होगा और विवाह नहीं? अच्छा, वो उसमें भी वो ब्रेकअप के योग हैं, तलाक के योग हैं, उसमें आगे मान लीजिए कट करके क्या हो गया, प्रेम विवाह वो विवाह तक नहीं पहुंच पाया पापा ग्रहों के प्रभाव के कारण, ठीक है। गुरुजी उस चीज का उसके में योग नहीं है, तब भी उसको वो चीज फल प्राप्त हो रहा है, तो फिर कर्म प्रधान मानना चाहिए? नहीं, कर्म प्रधान नहीं, बहुत सारी चीजें हैं ना। हमने कहा ये तो ब्रह्मचारी की कुंडली में प्रेम विवाह का योग हो जाएगा, लेकिन किया ही नहीं चाहते, तो वहां पे वो पति से प्रेम विवाह जो है के बाद जो है पत्नी से प्रेम करा। और ये जान लिया आजकल जितने विवाह हो रहे हैं सब प्रेम विवाह ही हो रहे हैं। पहले क्या हो, बोल रहा हूँ ना, तो गुरुजी क्या कर रहे हैं, पहले के विवाह क्या होते थे, शादी तय हो जाती थी, केवल सुहाग रात में ही जो है पत्नी का मुंह देखने को मिलता था। अब ऐसा हो रहा है, अब बिना मर्जी से आप कोई कर देगा आपकी शादी, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, 6 महीने जब तक फोन से बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, मिले जुलेंगे नहीं, तब होगा। पसंद नहीं करेंगे तो अब आज का सारे विवाह तो प्रेम विवाह ही हो रहे हैं, तब क्या कहेंगे? बीच भी जाना है। हाँ गुरुजी बोलिए। गुरुजी अगर किसी जातक की पुरुष जातक कुंडली प्रेम विवाह का योग है और उस जातक की एकदम जो शक्ल ही बना सीताफल जैसी हो, तो ये प्रेम विवाह भंग हो जाता है गुरुजी वहाँ? अब नहीं, अगर सरकारी नौकरी हो तब हो सकता है, संभव है। अच्छा, ऐसा आरक्षण से भी हो सकता है। फालतू बात यहाँ मत करिए, ठीक है, विश्वविद्यालय आरक्षण का नाम मत लीजिए। चलिए गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, मैं अजीत शास्त्री बोल रहा हूँ। इससे पहले मैं गुरुजी 2 बार कर चुका हूँ। इन्होंने एक्चुअल में सभी ने है ना इस ग्रुप को एक तरह से चिड़ियाघर बना दिया। आप बोल रहे हैं, ये बोलने नहीं देते, विषय को स्पष्ट ही नहीं होने देते। एक बार गुरुजी सब नहीं, वही तो क्या सही बात है, अभी समझ जाएंगे कुछ। गुरुजी ये नहीं, 2 वर्ग में कर चुका हूँ, उससे पहले इतने तो नहीं थे बच्चे ऐसे। ये आपको ही नहीं बोलने देते, विषय स्पष्ट नहीं होने देते। थोड़ा है नए है ना, इसलिए अभी समझ नहीं रहे हैं ये लोग, अभी उस पर स्तर का वो किए नहीं है ना। अभी ये सब यूट्यूब में पढ़े, कमेंट किए हैं, फेसबुक में गूगल में पढ़े हैं, वहाँ कमेंट किए हैं। अभी शास्त्रगत तो परंपरागत जुड़े नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। आ जाएंगे। आप जो बोलते हैं गुरुजी इसमें इमोजी डाल देते हैं, इस पर ध्यान वहाँ जाता है, बट जाता है। ये पता नहीं क्या क्या मतलब ऐसे करते हैं। कृपया सुधा डाल दीजिए भैया। जिज्ञासु छात्र हैं, ठीक है, सब आ जाएंगे, समझदार हैं, सबका साथ दें। गुरुजी कर दीजिएगा। शुक्रवार कल 2 दिन क्लासें बंद रहेगी। अभ्यास के लिए मैंने कहा वो चंदन होता आप लोगों को अभ्यास करा देगा। जिसका मान ली कोई विषय छूट गया है, जो नहीं पढ़ पाया है, वो उसके 2 दिन में समय रखा हूँ, ठीक है। अब इसके बावजूद भी न जाने तो फिर आप जान लीजिए ज्योतिषी का योग नहीं है, फिर वहां कर्म प्रधान भी नहीं कर पाएगा काम, ठीक है। 2 दिन आपको जो विषय छूट गया है उसको आप चर्चा कर लीजिए, समझ लीजिए, और अभ्यास करने को दिया गया। अब इसके बावजूद भी आप लोग नहीं पढ़े, फिर आप लोग जाने। ज्योतिष योग कैसे बनता है?